नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, रीट भर्ती 2025 के लिए हम संस्कृत भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट L1 और L2 दोनों लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पेपर आने की संभावना है, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा साथियों 7वां मॉडल पेपर है संस्कृत भाषा का। इससे पहले हमने 6 पेपर कंप्लीट करा दिए हैं वाक्यात्मक रूप से, और जिस भी साथी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो साथियों, पहला इसमें जो प्रश्न पूछा है वो है, ये वर्णस्य उच्चारण स्थानाम विद्यते। कंठ है, मूर्धा, तालु, दंतहा। जो ये वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है तालु। साथियों, ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ये के अलावा 6 वर्ग, इचुए साणा नाम तालु इसका सूत्र है। 6 वर्ग आएगा इसमें, और ईश्वर आएगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है, लिरी। लिरी का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है। लिरी है और तय वर्ग है साथियों। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतहा। मूर्धा की अगर बात करें हम, तो मूर्धा में ऋषि का उच्चारण स्थान बहुत पूछा जाता है। ऋषि है, टे वर्ग है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। साथियों, कंठ का अगर प्रश्न आएगा उच्चारण स्थान से संबंधित, तो उसमें पूछा जाएगा विसर्ग। जो विसर्ग हमारा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और इसके अलावा है जो वर्ण है और कै वर्ग है हमारा, उसका कंठ हो जाएगा। और साथियों, इनसे संबंधित हर बार उच्चारण स्थान से संबंधित रीट परीक्षा चाहे L1 हो चाहे L2 हो, दोनों लेवलों में उच्चारण स्थान से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे जो हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये पूछा गया है, लिरी वर्णस्य उच्चारण स्थानां भवति। नासिका, दंतहा, ओष्ठौ, कंठ है। तो साथियों, जो लिरी है उसका उच्चारण स्थान पूछा है, तो मैंने अभी अभी बताया था उससे पहले ही कि जो दंत है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो लिरी का उच्चारण स्थान दंत होता है साथियों। और इसमें लिरी में आता है तय वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, तय, थे, द, ध, 5 वर्ण इसमें शामिल है तय वर्ग में। तो 5 वर्ण में ये दंत के क्या उच्चारण स्थान हो जाएंगे, ठीक है। और लिरी का इसमें पूछ लिया साथियों। एक व का उच्चारण स्थान भी बहुत पूछा जाता है कि जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है साथियों, और कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका क्या होगा। बाकी इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। साथियों, ये हमारा जो पेपर है ये 2011 का भर्ती का पेपर है, रीट लेवल 1 का, ठीक है। और साथ ही हम सारे पेपर यहाँ व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे, जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक पेपर करवाए हैं। ये हमारा साथियों 7वां मॉडल पेपर है, मतलब 7वां प्रीवियस पेपर है रीट भर्ती परीक्षा का। इससे पहले हमने 6 पेपर कंप्लीट करा दिए व्याख्यात्मक रूप से। और जिस भी साथी ने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें L1 L2 दोनों लेवल को शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो उसमें पूछा है, ओ सूर्यवर्णस्य उच्चारण स्थानां विद्यते। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु, जीव्यमूलम। तो साथियों, इसमें जो ओ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओ का है कंठोष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ में ओ और औ ये दोनों उच्चारण स्थान किसके हैं, कंठोष्ठ के। कंठ तालु की अगर बात करें तो इसमें आता है साथियों ए और आई, ठीक है। इन दोनों के उच्चारण स्थान में रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए ए और आई का उच्चारण स्थान का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो कंठ तालु है। साथियों, अभी मैं वे की पूछ रहा है तो देखो ये आ गया। दंतोष्ठ जो है ये किसका उच्चारण स्थान है, तो वे का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। और जीव्य मूल की अगर बात करें तो आधा कै और आधा ख, ठीक है। ये दोनों आधे आधे हैं, तो ये गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह का चिन्ह होता है आधा वाला ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही उच्चारण स्थान से संबंधित अब भी वर्तमान में भी हमारे कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए, और जो हम प्रीवियस पेपर के माध्यम से बता देंगे किस तरह के प्रश्न आए थे और किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, ऊष्म वर्ण है वर्तते, रे, है, पे, वे। तो साथ ही ये सब आधे वर्ण हैं, और ऊष्म वर्ण होते कितने हैं ये पता होना चाहिए। तो ऊष्म वर्ण इनमें जो है वो है, ठीक है।
जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऊष्म वर्ण होते हैं साथियों 4, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा स ये वाला है, एक ये वाला स है साथियों, और एक हमारा सलेट वाला स है, इसके अलावा है। तो ये 4 वर्ण हैं जो कौन से वर्ण हैं साथियों? ये है ऊष्म वर्ण। कौन से हैं? ऊष्म वर्ण। और इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 4 ये हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ण ऊष्म वर्ण नहीं है। अगर बात करें साथियों अंतस्थ वर्ण की, किस वर्ण की? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो ये भी कितने हैं? ये भी 4 हैं। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं साथियों? इसमें आता है ये, वे, रे और ले, ठीक है। ये 4 वर्ण है साथियों, लेकिन इनका वास्तविक जो क्रम है वो है ये, रे, ले, वे, ठीक है। ये इसका वास्तविक क्रम है। इनका क्रम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं साथियों। और रीट भर्ती परीक्षा में ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और सल वर्ण ये तो बार बार पूछे जा रहे हैं। एक स्पर्श व्यंजन भी पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं वो ध्यान रखने आपको, 25 है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। तो नदी जो शब्द है उसको द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? नधा, नदीन, नदी या नद। तो साथियों नदी की अगर बात करें हम, तो उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो बनेगा शब्द वो क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नदी, ठीक है, नधे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदा की अगर बात करें तो नदा होता है तृतीय विभक्ति एक वचन में। जो नदी की हम विभक्ति रूप बनाएंगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन में जो बनेगा वो क्या बनेगा? नदा बनेगा। नदीम, ये नदीम नहीं है, नदीम है, ठीक है। नदीम की जो बनेगी साथियों वो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा ये नदीम। और एक पूछा जाता है नद। तो नद जो है, इसको नद की अगर बात करें तो ये है साथियों पंचमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। साथियों असमद की अगर बात करें तो इससे संबंधित आपको इसका विभक्ति रूप याद करना पड़ेगा। और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्मद शब्दस्य तृतीय विभक्ति वचने, तृतीय विभक्ति एक वचने रूप विद्यते, मया, मम, मत, मई। तो साथियों अस्मद जो रूप है उसका हमको बताना है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मया। क्या हो जाएगा? मया। तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका बनता है मया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मम, तो ये भी 2 बार, कम से कम 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है L1 और L2 दोनों लेवलों में। तो मम जो शब्द है, ये जो शब्द है साथियों षष्ठी विभक्ति का है। और षष्ठी विभक्ति में कौन सा वचन है? एक वचन है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है? मत। मत की अगर बात करें तो मत जो है, मत में कौन सी विभक्ति है? तो मत में साथियों पंचमी विभक्ति है। कौन सी? पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। ये भी क्या है? एक वचन है। और मई की अगर बात करें तो ये सप्तमी विभक्ति है और ये भी एक वचन है। तो इनमें से कोई सा भी अगर अगली बार एग्जाम पूछे जाए तो इनको आपको नोट कर लेना और याद रखना है साथियों। सबसे महत्वपूर्ण है अस्मद का रूप, ठीक है। और रूप से संबंधित प्रश्न आएगा तो इनसे संबंधित ही पूछा जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो पूछा गया है तत् शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमे एक वचने रूपम अस्ति। आपको ये बताना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा तत् का वो क्या बनेगा? तस्याम बनेगा, तस्य बनेगा, तसिमन बनेगा, तस्मय बनेगा। तो साथियों तत् की अगर बात करें हम तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों तसीमन। इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? तसीमन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत् का भी आपको रूप याद रखना है, जो 7 रूप चलते हैं 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में, तो वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है मुनि शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो मुनि का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मैंने इनकी आपको ट्रिक करा रखी है, वो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं साथियों।
तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपको जहाँ भी नाम नाम दिखाई दे वहाँ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये मुनि नाम हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसमें दा जो धातु है उसका क्या पूछा है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। तो इसमें लट लकार का प्रथम रूप प्रथम पुरुष में बहुवचन हमको बताना है, वो क्या बनेगा। ददंती बनेगा, दद बनेगा, ददती बनेगा, या फिर ददामी बनेगा। तो दा धातु में साथियों जो बनता है लट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन, वो बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा साथियों ददती। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ददती जो है वो क्या है, एक वचन है, लेकिन नहीं है, ये बहुवचन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो दा का अलग ही रूप चलता है, इसमें चलता है साथियों ददाती, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ये बनता है दत्त, फिर बनता है ददती, ये है प्रथम पुरुष वाला। फिर मध्यम पुरुष में बनता है ददासी, दत्त है, दत्त है, ये है मध्यम पुरुष का। और अन्य पुरुष में बनता है ददामी, दद और दध्य। तो ये आपको नोट कर लेना है साथियों, ये विभक्ति रूप आपसे पूछा जा सकता है अगली बार फिर से, क्योंकि इसमें अक्सर जो कन्फ्यूजिंग होता है साथियों ये होता है बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन ददती है, इसको लोग क्या समझ लेते हैं कि ये एक वचन में है। तो यहाँ पर अंत दिखाई देता है लास्ट में हर्ष धातु रूप में, लेकिन दा धातु में ददती दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है क्रय धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते। तो क्रय धातु का मध्यम पुरुष एक वचन बताना है लट लकार में। करोति, करोमी, करोसी, या फिर करोसी। तो इसमें से कौन सा जो सही आंसर है वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों करोसी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्री धातु की अगर बात करें तो लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में ये क्या हो जाएगा, करोसी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल। और क्री धातु का जो लट लकार रूप बनता है साथियों, तो लट लकार में जो रूप बनता है ना उसको आपको नोट कर लेना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से। और साथियों ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो हमारी सारी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है पठ धातु लंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो पठ धातु में हमको बताना है लंग लकार जो है उसका उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ए पठम, ए पठै, ए पठत, ए पठन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पठम। ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था ए हो गया। साथियों लंग लकार में हमेशा ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा रहेगा धातु में। बाकी इसमें जो अंत में दिखाई देगा वो दिखाई देगा प्रथम पुरुष की। अगर बात करें प्रथम पुरुष की तो उसमें अत अताम अम। ठीक है, अत अताम अन, ए तम तय, और अन आव आम, ये आपको अंत में दिखाई देगा। ठीक है, तो इनकी पहचान ये है। इसमें पूछा गया है इसमें विसर्ग से संबंधित ये विसर्ग जो लगते हैं इन बीच वालों में लगते हैं साथियों, और यहाँ पर इसके विसर्ग हमने नोट करा दिए है। तो इसमें लास्ट में क्या है आपको ये देखना है। तो पठ में अगर बात करें हमको लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो उत्तम पुरुष एक वचन में ये है ए पठम। ठीक है, तो इसमें ए पठम क्या आ जाएगा, इसमें जो है ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम आव आम बनता है इसमें, अम लास्ट में जो बनता है अम आव और आम, ये लास्ट में हमको दिखाई देता है, और ए हमेशा उपसर्ग के रूप में रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो सेव धातु से संबंधित पूछा गया है। सेव धातु लट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा है इसमें। तो सेव धातु में जो बनेगा वो बनेगा सेविष्यामहे। ठीक है, इसमें लट लकार में हमेशा से और छ और ये से छ ये आपको हमेशा दिखाई देंगे साथियों मध्य में, अगर वो लट धातु का है। ठीक है, और लास्ट में एक ही आवाज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर होने वाला है। इसका आपको धातु रूप याद रखना है, सेव का धातु रूप अलग चलता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब भी वर्तमान में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों, गृहम रिक्त स्थान वृक्षा सन्ति रिक्त स्थानम पूर्यत प्रति परितः सह विना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो इसमें रिक्त स्थान पे क्या आएगा, घर के रिक्त स्थान वृक्षा सन्ति, तो वृक्ष हैं, तो क्या है, प्रति का मतलब क्या होता है की, और परित का मतलब क्या होता है दोनों ओर या चार ओर, सह का मतलब साथ, और विना का बिना, बिना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है परितः। तो घर के चार ओर क्या है, वृक्ष है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। परित, प्रति, सह, इनके योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी आती है साथियों, द्वितीय विभक्ति आती है। ये प्रश्न भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाता है कि किसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, वयम विद्यालयम रिक्त स्थान गच्छाम रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूर्यत। तो इसमें क्या आएगा, अभिता आएगा, विना आएगा, प्रति आएगा, सह। तो इसमें पूछा गया है कि हम सब विद्यालय जाते हैं, तो किसकी ओर जाते हैं, की ओर जाते हैं। तो प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है की ओर, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। अभित का मतलब होता है चार ओर, क्या होता है चार और विना का मतलब बिना होता है, और सह का मतलब होता है साथ। तो इसमें से जो सही लगेगा यहाँ पर जो अर्थ में, तो वो हमको करना था। इसमें प्रति होगा कि हम सब विद्यालय की ओर जाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के रीट भर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं रीट भर्ती परीक्षा में। तो साथियों ये हमारे 14 प्रश्न कंप्लीट हो गए, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है इसमें ये है कि रुच धातु, और रुच धातु वाले प्रश्न हमने कितने सारे करा दिए साथियों। अगर आप पिछले प्रीवियस पेपर देखेंगे तो सारे प्रश्न पत्र में हमने इसके बारे में चर्चा की है। रुच धातु योग है कारक भवती, तो रुच धातु के योग में हमेशा चौथी विभक्ति होती है। कारक कौन सा आता है साथियों, इसमें आता है संप्रदान कारक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रुच के अलावा अगर बात करें, ध्रुव है साथियों, ये धातु भी हमेशा पूछी जाती है। इसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। क्रुद्ध धातु है, इसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। असूय है, असूय के योग में भी क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो दा धातु है और दान रूपी अगर धातु है वो देने के योग में है, तो वहाँ भी साथियों किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको कहीं भी प्रश्न देखने को मिले तो वहाँ पर हमको चतुर्थी विभक्ति नोट करानी है। तो साथियों ये हमारे 15 प्रश्न आज के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट सीरीज है वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आपको ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लास उपलब्ध हो जाएंगी। ये हमारा 7वां मॉडल पेपर है, 6 क्लास जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।